तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको 31 तक क्वेश्चंस करा दिए थे। मैंने आपसे कहा था 32 से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। जो आपका मिलिट्री साइंस है, सैन्य विज्ञान है, 5th सेमेस्टर में सेकंड पेपर का ये वीडियो रहेगा, ठीक है। देखो सबसे पहला आपसे क्वेश्चन कह रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व हिंद महासागर को किस नाम से जाना जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले हिंद महासागर को किस नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश झील के नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश झील के नाम से हिंद महासागर को जाना जाता था। द्वितीय युद्ध से एक दिन पहले तक हिंद महासागर को ब्रिटिश झील के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भविष्य में युद्धों का निर्णय स्थल पर ना होकर सागर पर होगा, किसने कहा था। एटी महान ने कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एटी महान के जितने भी कथन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने 3 से 4 क्वेश्चन लिख लिए हैं एटी महान के कथन में, आपको सबको देख लेना है। भविष्य में युद्धों का निर्णय स्थल पर ना होकर सागर पर होगा, किसने कहा था। एटी महान ने कहा था। कब कहा था। 19वीं सदी में कहा था, ठीक है। यहाँ 3 पॉइंट और देख लेना एटी महान के। हिंद महासागर 7 समुद्रों की कुंजी है। हिंद महासागर जो है 7 समुद्रों की कुंजी है, किसने कहा था। एटी महान ने कहा था। कुंजी यानी कि चाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इसी क्वेश्चन में जो राष्ट्र समुद्र पर नियंत्रण स्थापित करेगा वह संपूर्ण विश्व पर नियंत्रण स्थापित करेगा, किसने कहा था। एटी महान ने कहा था। 21वीं सदी में विश्व के भाग्य का फैसला समुद्र की सतह पर होगा। 21वीं सदी में विश्व के भाग्य का फैसला जो है समुद्र की सतह पर होगा, किसने कहा था। एटी महान ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर आपको हो जाएगा हिंद महासागर, ठीक है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर। हिंद महासागर को द्वितीय विश्व युद्ध से पहले ब्रिटिश झील के नाम से जाना जाता था। हिंद महासागर का जो क्षेत्र हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2,83,56,500 वर्ग मील, ठीक है। 2,83,56,500 वर्ग मील इसका क्षेत्र हो जाएगा। एक बात और याद रखना, हिंद महासागर को तीसरा सबसे बड़ा महासागर कहा जाता है। तो पहला और दूसरा किसे कहा जाता है। प्रशांत महासागर को विश्व का प्रथम सबसे बड़ा यानी कि पहला सबसे बड़ा महासागर कहा जाता है। अटलांटिक महासागर को विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कहा जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, हिंद महासागर का क्षेत्रफल एशिया और अफ्रीका दोनों महाद्वीपों के बराबर है। हिंद महासागर का जो क्षेत्रफल है वो एशिया और अफ्रीका दोनों महाद्वीपों के बराबर हो जाएगा। जो आपका एशिया महाद्वीप है, जो आपका अफ्रीका महाद्वीप है, इन दोनों की अगर सतह को मिला दिया जाए तो इतनी सतह इन दोनों की कुल होगी, उतनी सतह हिंद महासागर की हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपसे कह रहा है, हिंद महासागर संपूर्ण पृथ्वी के जल का 19% है, ठीक है। याद रखेंगे जो हिंद महासागर में जो जल है वो संपूर्ण पृथ्वी पर जितना भी जल है उसका 19% जल जो है हिंद महासागर में ही देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, हिंद महासागर की लंबाई व चौड़ाई कितनी है। हिंद महासागर की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। याद रखेंगे 10,400 किलोमीटर लंबा हो जाएगा और 9600 किलोमीटर इसकी चौड़ाई हो जाएगी। 10,400 किलोमीटर लंबा हो जाएगा और 9,600 किलोमीटर ये चौड़ा हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपसे कह रहा है, हिंद महासागर का जल किन महाद्वीपों को स्पर्श करता है। हिंद महासागर का जल जो है एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों को स्पर्श करता है। आपका उत्तर में आपको दिखता है कि एशिया से टच करता है, जो कि हमारा भारत ही आपको सबसे पहले नज़र आ जाएगा, है ना। और इधर आपको क्या कहते हैं, अफ्रीका महाद्वीप नज़र आएगा और इधर आपको ऑस्ट्रेलिया नज़र आ जाएगा। तो 3 महाद्वीपों को हिंद महासागर का जल जो है स्पर्श करता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, हिंद महासागर में स्थित महत्वपूर्ण द्वीप कौन से हैं। हिंद महासागर में स्थित महत्वपूर्ण द्वीप कौन से हैं। याद रखेंगे डियागो गार्सिया, मॉरिशस, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, रियूनियन, अल्दावा, मेडागास्कर आदि, ठीक है। इन पॉइंटों को याद रखेंगे। मेडागास्कर विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा जो हिंद महासागर में स्थित है। मेडागास्कर विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा जो हिंद महासागर में स्थित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, नेवल डिफेंस ऑफ इंडिया किसने लिखी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेवल डिफेंस ऑफ इंडिया किसने लिखी है। केशव बाल कृष्ण ने लिखी है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, मंडल सिद्धांत किसने दिया था। तो कौटिल्य ने दिया था। 3rd और 4th सेमेस्टर में आप इसको पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्न कथन किसका है। ये नीचे जो कथन है किसका है। युद्ध राजनीति को क्रियान्वित करने का मात्र एक साधन है। युद्ध जो है राजनीति को क्रियान्वित करने का मात्र एक साधन है, क्लॉज़विट्ज़ ने कहा था, याद रखेंगे, ठीक है। देखो जो आप 3rd से मतलब कि 5th सेमेस्टर में जो आप मिलिट्री साइंस पढ़ रहे हैं सेकंड पेपर के लिए, नेशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, आप ये वाला जो आपको टॉपिक है ना, आपको जो है सेकंड सेमेस्टर में भी मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर के आप एमसीक्यू ज़रूर एक बार देख लेना, ठीक है। जो उसमें कथन दिए हैं ना,
जैसे चाणक्य ने दिए हैं, नेपोलियन ने दिए हैं, एटी महान ने दिए हैं, इनके आप कथनों पे ज़रा एक बार नज़र मार लेना। आपके 5th सेमेस्टर से रिलेटेड काफ़ी पॉइंट आपको 2nd सेमेस्टर में भी मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है पड़ोसी राष्ट्र ही सबसे बड़ा शत्रु होता है, किसने कहा था? कौटिल्य ने कहा था। पड़ोसी राष्ट्र ही सबसे बड़ा शत्रु होता है, किसने कहा था? कौटिल्य ने कहा था। शत्रु का शत्रु मित्र होता है, किसने कहा था? कौटिल्य ने कहा था। ये जो आपका 2nd सेमेस्टर में हम इस बात को पढ़ चुके हैं कि शत्रु का शत्रु मित्र होता है, किसने कहा था? कौटिल्य ने कहा था, कोई नई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेश नीति को क्रियान्वित करने का अंतिम साधन जो है दंड अथवा युद्ध होता है, किसने कहा था? कौटिल्य ने कहा था। हम सभी को पता है कौटिल्य ने कहा था साम दाम दंड भेद। तो किसी विदेश नीति को क्रियान्वित करने का अंतिम साधन क्या हो जाएगा? दंड हो जाएगा या फिर युद्ध हो जाएगा, किसने कहा था? कौटिल्य ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भौगोलिक दृष्टि से प्रत्येक राष्ट्र की कितनी अवस्थाएं हो सकती हैं? भौगोलिक दृष्टि से प्रत्येक राष्ट्र की कितनी अवस्थाएं हो सकती हैं? आंसर कर देंगे 3 अवस्थाएं हो सकती हैं। कौन सी? द्वीपीय, प्रायद्वीपीय और भू अवशिष्ट, ठीक है। द्वीपीय हम उसको कहेंगे जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो, उस राष्ट्र को हम कहेंगे, ठीक है, या फिर उस क्षेत्र को कहेंगे जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है। एग्जाम्पल आपके सामने ऑस्ट्रेलिया। प्रायद्वीपीय हम उस क्षेत्र को कहेंगे जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, जैसे कि आपका भारत 3 तरफ से जल से घिरा हुआ। भू अवशिष्ट हम उस देश को कहेंगे जो चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ हो, जैसे कि आपका भूटान, नेपाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसी देश की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा निर्धारित होती है, किसने कहा था? नेपोलियन ने कहा था। किसी देश की विदेश नीति जो होती है उसके भूगोल द्वारा निर्धारित होती है, किसने कहा था? नेपोलियन ने कहा था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक सेनापति जनता का भाग्य विधाता होता है, किसने कहा था? sun tzu ने कहा था। किसने कहा था? एक सेनापति जो होता है जनता का भाग्य विधाता होता है, sun tzu ने कहा था। क्यों उन्होंने ऐसा क्यों कहा? अब सेनापति होता है, अब बॉर्डर पे लड़ाई हो रही है, अगर अचानक से कुछ हमला हो जाता है तो सेनापति को ऐसा होना चाहिए कि वो शीघ्रता से निर्णय ले सके। तो वो एक तरह से क्या इन्होंने देखा कि सेनापति जो होता है ना वो जनता का भाग्य विधाता होता है, ठीक है। सेनापति जो होता है जनता का भाग्य विधाता होता है, sun tzu ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसने कहा वह युद्ध नहीं है जिसमें व्यक्ति एक दूसरे को ना मारे, नगरों को ना लूटा जाए और नगरों को जलाकर एवं उजाड़कर खंडर ना कर दिया जाए, वो युद्ध नहीं है, किसने कहा था? मैकियावेली ने कहा था। किसने कहा था? मैकियावेली ने कहा था, याद रखेंगे। प्रथम राजनीतिक एवं विचारक के रूप में हम जो है मैकियावेली को जानते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसने कहा हम उन सेनापतियों के बारे में सुनना नहीं चाहते हैं जिन्होंने बिना रक्त बहाए विजय प्राप्त की हो। हम उन सेनापतियों के बारे में सुनना नहीं चाहते हैं जिन्होंने बिना रक्त बहाए जो है विजय प्राप्त की हो, क्लॉज़विट्ज़ ने कहा था। एक बात और याद रखना, क्लॉज़विट्ज़ जो हो जाएंगे आपका हिंसात्मक युद्ध के समर्थक हो जाएंगे, हिंसात्मक युद्ध के समर्थक हो जाएंगे आपके क्लॉज़विट्ज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है इन बातों को जरा ध्यान से सुनिएगा, हम्बनटोटा सैनिक अड्डा कहाँ स्थित है? तो हम्बनटोटा सैनिक अड्डा जो आपका श्रीलंका में स्थित है, कौन बना रहा है? चीन द्वारा निर्मित है, ठीक है। आप इसको याद रखना, हम्बनटोटा क्या है? एक द्वीप है, कहाँ पे है? श्रीलंका में है। आप इन बातों को याद रखना, मैं भी आपको एक चीज़ बताऊंगा। हम्बनटोटा आपका कहाँ पे हो जाएगा? श्रीलंका में हो जाएगा। ग्वादर सैनिक अड्डा कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। कौन बना रहा है? चीन बना रहा है, ठीक है, चीन द्वारा निर्मित है। ग्वादर क्या है? पाकिस्तान में जो है एक बंदरगाह है, याद रखेंगे। और एक हो जाएगा आपका चिटगोंग पोर्ट, यानी कि जिसको चिट्टागोंग बंदरगाह कहा जाता है, कहाँ पे स्थित है? बांग्लादेश में स्थित है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा बंदरगाह हो जाएगा, ठीक है। चिट्टागोंग बंदरगाह जो हो जाएगा बांग्लादेश का सबसे बड़ा बंदरगाह हो जाएगा। यहाँ पे भी एक सैनिक अड्डा बना रहा है, कौन? चीन, ठीक है, चीन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा कोको द्वीप कहाँ स्थित है? कोको द्वीप आपका जो है म्यांमार में स्थित है, जहाँ पे जो है सैनिक अड्डा बना रहा है, कौन बना रहा है? चीन द्वारा निर्मित हो रहा है। स्ट्रिंग ऑफ पल्स किस देश से संबंधित है? स्ट्रिंग ऑफ पल्स जो है आपका चीन से संबंधित हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा। आपने क्या देखा कि बांग्लादेश में जो है आपका क्या है? चिट्टागोंग बंदरगाह है, जहाँ पे जो है चीन क्या कर रहा है? अपने एक सैनिक अड्डा निर्मित कर रहा है। फिर उसके बाद आपका म्यांमार में, ठीक है, म्यांमार में क्या कर रहा है? कोको द्वीप है, जहाँ पे चीन अपना सैनिक अड्डा निर्मित कर रहा है। अब नीचे आ जाते हैं श्रीलंका। श्रीलंका में जो है एक हम्बनटोटा द्वीप है, जहाँ पे जो है क्या कहते हैं? चीन अपना सैनिक अड्डा निर्मित कर रहा है। अब इधर आए थे पाकिस्तान में। पाकिस्तान में एक बंदरगाह है ग्वादर बंदरगाह में क्या है? चीन जो है अपना एक सैनिक अड्डा स्थापित कर रहा है। और यहाँ पे आपका आ जाता है भारत, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा कि चीन जो है भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, इसके प्रयास में लगा हुआ है। तो इसी को, ये जो चैन है ना, इसी चैन को भारत नाम देता है स्ट्रिंग ऑफ पल्स, ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ पल्स, इसी चैन को नाम देता है भारत, जो कि चीन के द्वारा बनाए जा रही है ना, इस बात को याद रखेंगे।
बिना शत्रु के खतरे की संज्ञा दी जाती है। बिना शत्रु के खतरे की संज्ञा किसे दी जाती है? पर्यावरण को बिना शत्रु के खतरे की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है विश्व की चौथी महाशक्ति के रूप में किसे जाना जाता है? विश्व की चौथी महाशक्ति के रूप में भारत को जाना जाता है। इस बात को आप जरा ध्यान से सुनिएगा। देखो भारत है ना, भारत का जो क्षेत्र है और जितना भारत के पास क्षेत्र और जितनी यहाँ पे जनसंख्या रह रही है, अगर इनका हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो हमें पता चलेगा भारत अपने आप में एक महाशक्ति है। ठीक है, लेकिन भारत विश्व की चौथी महाशक्ति के रूप में जाना जाता है। अभी हम पहली, दूसरी और तीसरी महाशक्ति के बारे में देख लेते हैं, उनके क्या हाल हैं। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। पहले आप ये याद रखें कि भारत जो है विश्व की चौथी महाशक्ति के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अभी देखो विश्व की पहली महाशक्ति के रूप में किसे जाना जाता है? विश्व की प्रथम महाशक्ति के रूप में किसे जाना जाता है? अमेरिका को जाना जाता है। ठीक है, अब अमेरिका की तरफ भौगोलिक स्थिति देखिए, इसकी जो जनसंख्या है ना 33.5 करोड़ इसकी जनसंख्या है, जो उत्तर प्रदेश और बिहार के बराबर है। जो भारत में उत्तर प्रदेश और बिहार की कुल जनसंख्या के बराबर पूरे देश की जनसंख्या है अमेरिका की। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है ना लगभग 3.5 गुना है। ठीक है, यहाँ 5 नहीं 3.5 गुना जो है अमेरिका का क्षेत्रफल है। जितना भारत का क्षेत्र है ना उससे 3.5 गुना, उसका 3, जैसे भारत के 3 क्षेत्र और उसका आधा, 3.5 गुना जो है अमेरिका का क्षेत्र है। इतनी बड़ी भूमि पर, इतने बड़े क्षेत्र पर इतनी जनसंख्या रह रही है। विश्व की पहली महाशक्ति के रूप में अमेरिका को जाना जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा अभी मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। नेक्स्ट है आपका विश्व की दूसरी महाशक्ति के रूप में किसे जाना जाता है? तो विश्व की दूसरी महाशक्ति के रूप में रूस को जाना जाता है। जनसंख्या मात्र 15 करोड़, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से काफ़ी कम। हमारे उत्तर प्रदेश की इतनी जनसंख्या नहीं है, उससे कम जनसंख्या रूस की है। और रूस का क्षेत्रफल आप देखेंगे तो भारत से 6 गुना बड़ा है। भारत से 6 गुने बड़े देश की जनसंख्या उत्तर प्रदेश से भी कम है और विश्व की दूसरी महाशक्ति के रूप में जाना जाता है। समझ में आ रहा? अभी देखो नेक्स्ट है विश्व की तीसरी महाशक्ति के रूप में किसे जाना जाता है? तो विश्व की तीसरी महाशक्ति के रूप में चीन को जाना जाता है, जिसकी जनसंख्या भारत के समान ही है और क्षेत्रफल भारत से 3 गुना बड़ा है। क्षेत्रफल भारत से 3 गुना बड़ा है। अब इन तीनों महाशक्तियों को देखते हुए भारत अपने सीमित क्षेत्र में इतनी बड़ी जनसंख्या का भरण पोषण करने के बाद भी चौथी महाशक्ति के रूप में स्थापित है। आप समझ रहे हैं, इतना सीमित क्षेत्र भारत के पास, उसमें इतनी जनसंख्या निवास कर रही है, उनके भरण पोषण के साथ साथ अपने शत्रुओं का भी भरण पोषण भारत कर रहा है, उसके बाद भी चौथी महाशक्ति के रूप में जाना जाता। आप समझ रहे हैं, भारत अपने आप में एक महाशक्ति है। ठीक है, अपने आप में एक महाशक्ति के रूप में जाना जाता है, लेकिन विश्व में चौथी महाशक्ति के रूप में जाना जाता है। आप इस बात को ज़रा गौर करिएगा कि भारत एक भारत नहीं मतलब महाशक्ति के रूप है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, जैसे आज़ादी से पहले भारत को खूब लूटा गया है, अंग्रेज़ों ने लूटा, विदेशी आक्रमणकारियों ने लूटा, उसके बाद भी क्या कर रहे हैं, एक भारत जो है अपने आप में एक महाशक्ति बनता जा रहा है। क्यों बनता जा रहा है भाई? भारत के पास जो है प्राकृतिक रिसोर्स इतनी है ना, प्राकृतिक रिसोर्स इतनी है यहाँ पे कि यहाँ पे ज़रूरत नहीं है किसी की। वो अपने आप में एक टाइम ऐसा आएगा कि वो अपने आप में पहले जैसा ही भारत जाना जाएगा। एक टाइम पे भारत में लोग काम करने आया करते थे, जैसे आज भारत के लोग जा रहे हैं ना विदेश, जैसे अमेरिका जा रहे हैं, दुबई का नाम बहुत सुना होगा कि दुबई जा रहे हैं, बहुत पैसा। इसी तरह से भारत में एक टाइम पे लोग आया करते थे काम करने के लिए। जो व्यापारी आए ना भारत में, जिन्होंने भारत को गुलाम बनाया, वो भारत में काम ही करने आए थे, इतना पैसा भारत में था। समझ रहे हैं, भारत कोई गरीब देश नहीं था, वो आज भी गरीब देश नहीं है। वो तो इतना उजाड़ दिया, उसके बाद भी विकासशील की श्रेणी में आ जाता है। अभी इतना किसी और देश को लूटा जाए ना तो वो अल्प विकसित की श्रेणी में भी ना आए, तो भारत उस देश का नाम है। समझ में आ रहा है? ठीक है, देखो भारत और हैदराबाद रियासत के बीच यथास्थिति समझौता कब हुआ था? जब भारत आज़ाद हुआ था तो 3 रियासतें जो हैं भारत में मिलना नहीं चाह रही थी, हैदराबाद, जूनागढ़ और आपका जम्मू कश्मीर। हैदराबाद के बारे में बात करते हैं। हैदराबाद रियासत के बीच यथास्थिति समझौता कब स्थापित हुआ था? यानी कि हैदराबाद की जो सेना थी और भारत की जो सेना थी, उनके बीच में युद्ध हो रहा था, तो उसके बीच में स्थिति जो समझौता हुआ था, कब हुआ था? 29 नवंबर 1947 को हुआ था। ठीक है, अभी एक पॉइंट और मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको समझना। मेजर जनरल J.A. चौधरी की कमान में भारतीय सेना ने हैदराबाद में कब प्रवेश किया था? हैदराबाद में कब प्रवेश किया था?
J.A. चौधरी की कमान में भारतीय सेना ने हैदराबाद में कब प्रवेश किया था? याद रखेंगे 13 सितंबर 1948 को प्रवेश किया था और 18 सितंबर को हैदराबाद की रजाकारों की सेना ने जो है आत्मसमर्पण कर दिया था और उसको भी भारत में विलय कर लिया गया था, हैदराबाद को, है ना, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का जन्मदाता किसे कहा जाता है? द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का वर्तमान जन्मदाता जो है मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। किसने कहा प्रत्येक रियासत अपने भविष्य का निर्धारण करने हेतु स्वतंत्र है? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। जब देश आज़ाद हुआ था तो भारत में रियासतें थीं, तो जो रियासत भारत में मिलना चाहे वो भारत में मिल सकती है, जो पाकिस्तान में मिलना चाहे वो पाकिस्तान में मिल सकती है, वो अपने आप में स्वतंत्र है, कुछ भी निर्णय ले सकती है। तो किसने कहा था प्रत्येक रियासत अपने भविष्य का निर्धारण करने हेतु स्वतंत्र है? लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था, ठीक है। कब कहा था? 25 जुलाई 1947 को कहा था। कब? 25 जुलाई 1947 को कहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आज़ादी के समय जम्मू कश्मीर के राजा कौन थे? आज़ादी के समय जम्मू कश्मीर के राजा कौन थे? महाराजा हरी सिंह थे, ठीक है, जो डिसाइड नहीं कर पाए थे कि मैं भारत में मिलूँ या फिर पाकिस्तान में मिलूँ। इसी वजह से युद्ध होता है कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कुछ भी भाई देखो गलत बोला हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, बट ऐसा कोई इरादा मेरा था नहीं। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक रहेगा। अल्लाह हाफिज़।